दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है। जैसा आप जानते हैं, हर मंगल को हम शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम और तकरीबन 1 बजे यूके टाइम कॉल आपको देते हैं और आपके उन लीगल सवालात को लेते हैं जो कि आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हैं। और वो सवालात हम अपने एडवोकेट साहब से करते हैं। असलम शेख साहब हमारे साथ होते हैं। आपकी फ़र्म लंदन में और पाकिस्तान में काम करती है। उन्हें हम अपने साथ ऑन बोर्ड लेते हैं। असलम साहब हमारे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे आज पता है आवाज़ का थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगी। मिज़ाज ठीक है आपके? तो पहला सवाल ये है कि मैं यहाँ असाइलम सीकर हूँ और मेरे साथ मसला ये हो गया है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया है, मेरे बीवी-बच्चे बाहर हैं और ये मुझे डिपोर्ट करने लगे हैं, तो मुझे लीगल हेल्प मिल रही है, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे भेज देंगे वापस, तो कोई मदद। इसमें तो सिंपली ये कहूँगा, चूँकि इस केस के हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने असाइलम अप्लाई किया और क्या उनकी एविडेंस वगैरह क्या थी और होम ऑफिस का क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स है। चूँकि आप जानते हैं कि असाइलम का प्रोसेस जो है काफ़ी दुशवार गुज़ार और लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसमें इनके पास काफ़ी टाइम था कि अगर अपने केस के ऊपर ये तवज्जो करते और उसको मुकम्मल तौर पर जो है उन उन इश्यूज़ को एड्रेस करते जो रिक्वायर थे। तो अब चूँकि हमारे पास हम हैंडी सही। हैं, हमारे पास वो डिटेल्स भी नहीं है, वो उनकी एविडेंस भी नहीं है, जिसको हम डिस्कस करके इन्हें कुछ ज़्यादा मदद दे सकते। ऑनलाइन मेरी इनसे गुज़ारिश ये होगी कि ये फ़ौरी तौर पर बजाय इसके कि इंतज़ार करें कि डेपुटेशन ऑर्डर आए, उससे पहले पहले ये प्राइवेटली जो इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता करें, अपनी जो केस की सारी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो उनसे डिस्कस करें और अपनी जो अप्रीहेंशन है इन्हें कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा इन्हें वो भी डिस्कस करें। और लेकिन मैं उन्हें एक थोड़ी-सी यहाँ पर एश्योरेंस दिलवाना चाहता हूँ कि अनटिल अनलेस कोई मेजर क्राइम इन्होंने यूके के अंदर ना किया हो, इनकी फैमिली अगर यूके के अंदर है, बच्चे इनके अंदर यूके के अंदर हैं, अगर बच्चा भी कोई है, तो डेफ़िनेटली इनके लिए स्टिल स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं अपने केस को ऑन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स और फैमिली की बेसिस के ऊपर। तो ये उम्मीद रखें और थोड़ा-सा मेहनत करें और थोड़ी-सी अपने केस के ऊपर खुद टाइम दें और डिस्कशन करें, एडवाइस लें, तो डेफ़िनेटली कोई रास्ता निकल आएगा जो इनको यहाँ पर रहने के लिए मददगार साबित होगा। सही। शेख साहब आप अक्सर पाकिस्तानियों को समझाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं और रास्ता दिखाते हैं। आज एक एक इशू आया कि वालिदा की मेरी डेथ हो गई है, पाकिस्तान में है, प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। मेरी एक भाई की भी डेथ हो गई हुई है और हम कुछ भाई यहाँ पे हैं और एक बहन पाकिस्तान में है। जायदाद की तकसीम का मामला है। जो लोग मर गए हैं उनकी जायदाद किस तरह तकसीम होगी? क्या एक उनकी बेवा है, एक की तो वो बेवा को कोई बच्चा नहीं है, उसको भी क्या हिस्सा मिलेगा? और जो भाई मौत हो गए उनका दो बच्चे हैं या दो बच्ची हैं, उनको कैसे मिलेगा? जायदाद की तकसीम का मामला है। हमें क्या जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो भी इस्लामी शरीय के मुताबिक शेयर्स हैं, वो इन सबको मिलेंगे। इशू सिर्फ इनका ये है इस वक्त कि इनको जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपना कोई करीबी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त देखें कि जो आपको इस काम में मदद दे सके, या अपने प्रोफेशनल वकील को सबसे बेहतर काम ये है कि उसे अपना अटॉर्नी इस हद तक दें कि वो इस केस को प्रोसेस कर सकें और इसमें आपका आपकी हद तक बयान रिकॉर्ड करवा सके। इन केसेस में अब सबसे ज़्यादा अच्छी अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने पंजाब की हद तक एक नया कानून मुतारफ़ करवा दिया है कि आपको अब वारसान मुकर्रर करवाने के लिए जिसको आम ज़ुबान में जानशीनी सर्टिफिकेट कहते थे हम लोग, कि कोई भी अगर शख्स ऐसा फौत हो गया है जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ कर गया है, तो उसकी मिल्कियत के लिए अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खुद को वारसान डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट में जाएं। आप नादरा ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं, वो अपने शनाख्ती कार्ड डाटा की बेस के ऊपर आपको उसकी एंटाइटलमेंट का सर्टिफिकेट जारी कर देगा।
कि ये फ़लाँ जो शख्स मुतवफ़ी है, जो फ़ौत हो गया है, डिसीज़्ड है, उसके ये वारिसान हैं। उसके अंदर एक शादी होगी तब भी उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, 2 होगी तब भी उसकी डिटेल आ जाएगी, और जो भी अलाइव सर्वाइवर क्लेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हैं, वो सब की लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट जो है उसी तरह उन डिपार्टमेंट्स में, उन उन हाउसिंग या उन उन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के ऑफिस में जाकर उसी तरह इम्प्लीमेंट होगा, जहाँ पर आप जो भी अलाइव इसमें शेयर होल्डर्स हैं, उन सब के नाम वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रॉपर्टी। सही है। मेरा ख्याल है शेख साहब आपने इसका जवाब पहले भी दिया हुआ है। एक ऐसा ही सिमिलर जवाब, सिमिलर सवाल पहले आया था। क्या बाप बच्चों को विरासत से आग कर सकता है या महरूम कर सकता है किसी भी रीजन? देखिए, इसमें इस्लामिक लॉ तो बड़ा क्लियर है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी वारिस को अपनी जायदाद से महरूम नहीं कर सकते। डिफरेंस है इंग्लिश लॉ में। इंग्लिश लॉ में डेफिनेटली अगर आपके पास विल का राइट आता है और ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो फिर आप उस किसी भी एक शख्स को ऐड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगी। अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है तो फिर आप किसी को आग नहीं कर सकते। इस हद तक शायद आपको उसका फ़ायदा मिल जाए कि अगर कोई ऐसा आपका मुतवक्को वारिस जो है, आपका जो हिस्सेदार होने वाला है, अगर आपको उससे कोई डर है इस किस्म का कि उसकी हरकत और सकनात से आप चाहते हैं कि आप बरी ज़िम्मा हो जाएं, तो ये जो आकनामा डॉक्यूमेंट है, ये उस हद तक शायद काम आ जाए कि उसकी कोई लेन देन के आप जिम्मेदार नहीं होंगे, और उसकी जो और उल्टी सीधी हरकत है उससे आप बचने के लिए एक फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं कि एक आकनामा डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं कि जी मुझे इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है और मेरी मनकूला वगैरह मनकूला जायदाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं होगा। सही। दिलचस्प सवाल है जो मैं जब पढ़ा तो मैं भी मुस्कुराया था, और मैंने महसूस किया था कि यकीनन ये सुनने वाले देखने वालों के लिए दिलचस्प होगा। मालूमाती है ये सवाल, इसमें बहुत ज़्यादा इल्म है। सवाल ये हमारे एक दोस्त हैं, यहीं से हैं, हमारे लीड से, और वो ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो बच्चलन है या खुदा न करे कोई ऐसा है, मैं उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने और उनकी टिकटॉक को यूज़ करने की वजह से बहुत तंग हूँ, और मेरी क्योंकि जायदाद बहुत है और मेरी एक ही बच्ची है, बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मुझे ऐसी हेल्प हो जाए कि मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करूँ और मैं अपने उन्हें यानी कि उनके हक से महरूम कर दूं, क्योंकि उनकी जो आदतें हैं वो मुझे नापसंद है इंतहाई। और वो कहते हैं कि बाकायदा उनके अकाउंट है, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, और वो बदतमीजी बहुत करती हैं अपने शोज में। और ये फैमिली जो है यूके में सेटल्ड है। हाँ, अब वहाँ ये पर इन्हें इशू थोड़ी है, अब प्रॉब्लम मैंने कहा आएगी। था कि इसको जी जी, अब वहाँ पर इनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो रीज़न बता रहे हैं ये कोई रीज़न नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप बतौर जो मर्द कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहें, सिगरेट नोशी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, वीकेंड के ऊपर अपने दोस्तों के साथ आप गपशप कर सकते हैं। सिमिलरली ख़वातीन को भी इक्वली राइट हासिल हैं। वो अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं या कोई और कर रही हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन ये उनकी एक वजह नहीं बन सकती सेपरेशन की। आपको किसी और वजह के ऊपर उनको सेपरेशन देनी पड़ेगी, या अदरवाइज आपको इस्लामिक राइट जो है आपके पास तलाक का, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो बिला वजह भी हो सकता है कि जी मैं किसी भी वजह से इस शख्स के साथ बाकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना नहीं चाहता, तो मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। बाकी रह गया सवाल प्रॉपर्टी का, जब तक आपकी हयात है, ज़िंदगी है, आप उसे इस्तेमाल करें। और अगर सेपरेशन हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली वो अपनी जो इंग्लिश राइट टू प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे अंडर द इंग्लिश लॉ। वो यही है कि वो फिर उन्हें आपको अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर उनकी कंट्रीब्यूशन है किसी प्रॉपर्टी में, अगर उन्होंने कोई जॉब वगैरह की है, तो डेफिनेटली वो भी उस शेयर में जाएगी। और अगर कोई मैट्रिमोनियल होम है जिसके अंदर उन्होंने शादी के बाद अपना कुछ टाइम गुजारा है, और वो क्लेम कर सकती है कि ये मैट्रिमोनियल होम था, शादी के बाद हमने
यहाँ पर एक अरसे तक टाइम गुजारा है, हम इकट्ठे रहे हैं, तो उसके अंदर भी उनका शेयर हो लाजमी होगा। सही। वैसे सवाल है कि पाकिस्तानी माशरे में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आज़ादी के हवाले से बात की जाती है, लीगल राइट्स के हवाले से बात की जाती है। हम बच्चियों को जायदाद देने में थोड़ी सी कोताही का मुजाहरा करते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी दरगुजर नज़रअंदाज करते हैं, और बाज़ वक़्त हम कानूनी नुक्ते निगाह को भी पसबंद नहीं लाते। मेरा ये कहना है कि हम क्या पाकिस्तानी लॉ में ऐसी कोई सूरत अब है कि कोई अगर बच्ची को जहेज के नाम पे शादी कर दी और दे दिया कि तुम्हारा हिस्सा दे दिया, जायदाद से महरूम कर सकता है? देखिए, कानूनी तौर पर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये समाजी इशू है। इसके अंदर देखना पड़ेगा कि ये जो लोग बाद में क्लेम करते हैं जहेज कि जी सॉरी अपना विरासत में हिस्सा, तो इन लोगों को उस वक्त भी शर्म आनी चाहिए जब ये लाखों करोड़ों का जहेज समेटते हैं। इन्हें ये भी एहसास होना चाहिए कि इस वक्त तो ये इस्लाम का सहारा ले रहे हैं कि जी हमारा विरासत में हिस्सा है, वो डेफिनेटली है, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि जहेज के बारे में भी फिर आपकी वही अप्रोच होनी चाहिए जो कि आपने विरासत के बारे में अपनाई है। जहेज लेने के वक्त तो आप लोग खामोशी से आप कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए आप बटोर लेते हैं और फिर सारी बाकी ज़िंदगी बटोरते रहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप ये समझ लें कि माँ-बाप खुशी-खुशी कुर्बान होते रहते हैं, वो यकदम हों या आहिस्ता-आहिस्ता हों, सारी ज़िंदगी बेटियों के मामलात जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो उस मामले में भी सोचना चाहिए कि विरासत को आप क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने तरीक़ेकार इख्तियार किया शादी में जहेज़ के नाम पर, उसके बाद जो है तो वो उस पे भी नज़रसानी करनी चाहिए। बाकी कानून की जहाँ तक बात रह गई, कानून में बिल्कुल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। विरासत में हिस्सा जो कानूनी हिस्सा बनता है, उससे किसी भी तरह ना किसी एग्रीमेंट या ना किसी करारनामा, ना किसी वादा वईद के ज़मरे में लाकर या ज़बानी या आप ये कह दें कि हमने जहेज़ में उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलाजात मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इवन अगर बहनें किसी भी तरह जज्बात में आकर अपना विरासत का हिस्सा छोड़ भी दें, इन राइटिंग लिख दें कि हम अपने भाइयों के नाम भाइयों से नहीं लेते या अपने वालिद से नहीं लेते या वालदा से नहीं लेते, जिस तरह भी सूरत हाल होगी, तो भी उसको चैलेंज करके वो बाद में वापस ले सकती हैं, इस सेंस में कि वो उन्होंने जो एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो फ्री कंसेंट और फ्री सेंस में तैयार नहीं किया था। वो उन्होंने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर रिलेशनशिप बतौर भाई और माँ और बहनें किसी भी तरह उन्होंने तैयार कर दिया था, जिसको वो जार नहीं रख सकते कायम। लिहाजा उनका जो हिस्सा बनता है जायदाद में वो उन्हें दिलाया जाए, तो वो उन्हें हिस्सा मिलेगा। तो ऐसी गलतफहमी जो वो ज़हन में नहीं होनी चाहिए। कानून में जो हिस्सा मौजूद है वो हर सूरत मिलेगा। शेख साहब, बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिसमें पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान में पुलिस के निज़ाम को अपनी मुश्किल का ज़रिया बताया गया है। वहाँ पुलिस के महकमे को अपने मामलात की परेशानी की वजह बताई गई, और सबसे ज़्यादा आईओ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आईओ की वजह से हम सालों साल मुश्किलात का घिरे रहते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी इस वक्त आपकी निगाह से गुजर रहे होंगे जो बड़े मशहूर और मारूफ है। अगर आईओ केस को डिले करता है और आईओ की वजह से कोई मामला लटकता है, तो क्या कानून आईओ को गिरफ्त में ला सकता है या आईओ की उससे सवाल जवाब हो सकता है? देखिए, एक तो ओवरऑल सिस्टम का मसला है, उसको भी ज़ेरे बहस होना चाहिए कि सिस्टम ही हमारे मुल्क में ऐसा है, पुलिस और तफ्तीश और उसके बाद अदालतें और ये सारा एक जस्टिस सिस्टम जो है कंप्रीहेंसिवली हम देखें तो वो सारा ही ऐसा है। सारे के अंदर डिले है काफ़ी, और काफ़ी मामलात जो हैं वो ऑन टाइम डिसाइड नहीं होते, जिनकी वजह से एक ये मायूसी माशरे में फैलती है कि अगर कोई जुर्म हो गया तो मुजरिम को सज़ा जो है वो ऑन टाइम नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मुजरिम की जो उसको शय मिलती है, उसको हलाशेरी मिलती है,
और उसे ये यकीन होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये ओवरऑल सिस्टम है ऐसा, इसको ठीक करने से ही बाकी मामला ठीक होंगे। लेकिन एक्सेप्शनली समटाइम ऐसा देखा गया है कि कोई एक शख्स, कोई एक ऑफिसर जो है वो दरमियान में ऐसा है जो कि ज़ाती दिलचस्पी या अदरवाइज नाअहली की वजह से आपके केस को नुकसान पहुंचाता है, तो पुलिस ऑर्डर 2002, ज़ाब्ता फौजदारी मौजूद है, आईन पाकिस्तान मौजूद है। इन तमाम कानून को ज़ेर बहस लाकर आप इंडिविजुअली किसी के खिलाफ शिकायत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुकदमा दायर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस शख्स ने अपनी ज़ाती हैसियत के अलावा ऑफिशियल हैसियत को इस्तेमाल करते हुए हमारे जो मुकदमे को नुकसान पहुंचाया है, वो चाहे तफ्तीशी अफसर हो या अदरवाइज उनका कोई सबॉर्डिनेट हो या उनसे सुपीरियर हो या आप इन्फीरियर कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऐसी ऐसी कोताही, गलती या अदरवाइज कोई ऐसा एक्शन किया है तो डेफिनेटली आप सेशन जज को दरख्वास्त दे सकते हैं, आप पुलिस के आला अफसरान को दरख्वास्त दे सकते हैं, आप हाई कोर्ट रुजू कर सकते हैं कि ये शख्स जो है हमारे केस पर असरअंदाज हो रहा है, हमारी जो तफ्तीश है उसको बिगाड़ रहा है, उसके अंदर जो नाअहली है उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो ये सारे मामलात जो हैं वो ज़ाती हैसियत में भी काबिल समात हैं और डेफिनेटली जो शख्स ऐसा करेगा वो कानून के सामने जवाबदेह है। सही। मैं आपकी तवज्जो दो मशहूर और मारूफ केस हैं जिस पे इस वक्त तमाम सोशल मीडिया की निगाह है और उस पर राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले उस्मान मिर्ज़ा इस्लामाबाद केस, उसके दो मुलजिमान की ज़मानत हुई और दो मुलजिमान में से एक मुलजिम की ज़मानत इस बुनियाद पे हुई कि वो वीडियो में मौजूद नहीं है मगर मौके पे मौजूद है और उसका एफआईआर में जिक्र नहीं, बाद में पुलिस ने उसको डाला गया, मगर तमाम जो लोग मौजूद थे उन्होंने गवाही दी कि ये मौजूद है। ये ऐसी सूरत में ऐसे मुलजिम जो कि वहाँ पे इरादतन या गैर इरादी तौर पे मौजूद था और दरवाजे पे बहैसियत चौकीदार या बहैसियत निगरान के खड़ा था, तो उसको निगरान समझते हुए कानून गिरफ्त में ले सकता है। जी, इसमें बुनियादी जो है वो प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है। बुनियादी असूल जो है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, फ़ौजदारी कानून का पाकिस्तान में वो ये है, बल्कि आप इंटरनेशनल भी आप देखें तो वो यही है कि ज़मानत का कानून क्या है। ज़मानत का कानून जो है वो दो जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर कायम है। एक तो आप किसी भी शख्स की ज़ाती आज़ादी को सलब नहीं कर सकते। ठीक। उसकी बुनियाद ये है कि अभी केस जो है वो ट्रायल पे नहीं आया, केस के अंदर वो शवाहिद मौजूद नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा ये है कि फर्दर इंक्वायरी, मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है और जो मुकदमा है वो बुनियादी तौर पर कमज़ोर है किसी भी लिहाज से उस शख्स की हद तक। और जब उस सही। शख्स की हद तक मुकदमे में कोई भी लकूना होगा, कोई भी आप समझ लें कि कुछ झोल होगी, कोई एक आध पॉइंट ऊपर नीचे होगा, तो डेफिनेटली किसी भी शख्स को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हवालात में बंद नहीं किया जा सकता, जिसको आप कह सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस दिया जाता है कि जब तक केस के अंदर पुलिस ऐसी ऐसी वाज़ेह शहादत, ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस शख्स के खिलाफ नहीं ले आती, इस शख्स को बिहाइंड द बार जेल के अंदर रखना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं हर शख्स के। अगर उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है तो ये स्टेट की और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि जो भी वो मुकदमा सामने लेकर आए वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होना चाहिए और उसके अंदर सबूत जो हैं वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। किसी को भी शक की बुनियाद के ऊपर या वीक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। ये तो है एक इसका परसेप्शन मुलजिम के हवाले से। अब डेफिनेटली दूसरी तरफ जो परसेप्शन है वो है मुद्दई के हवाले से, कंप्लेनेंट के हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से। वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, चूंकि हम सब जानते हैं कि जस्टिस सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि बाकी मुल्कों में होता है। यहाँ पर बहुत से मामलात में डिले होता है, उसी डिले का फ़ायदा मुलजिम ज़मानत की शक्ल में लेता है। फिर डिले ये होता है कि मुकदमे का चालान कानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर मुकम्मल करके आपने
मामला अदालत के सुपुर्द कर देना है। होता सही। ये कई माह और फिर कई साल बाद औकात लग जाते हैं कि पुलिस जो है अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं करती, अपनी बदनीति समझ लें, आप नाअहली समझ लें, इनकॉम्पिटेंसी समझ लें, उसकी वजह से वो मुकदमात अदालत तक नहीं पहुंचते और मुल्ज़मान को इसका फ़ायदा मिलता है कि केस बहुत शुरू ही नहीं बिल्कुल। हुआ, कोई प्रॉपरली चार्ज आपके ऊपर फ्रेम नहीं हुआ, मेयर एलिगेशन है कि एफआईआर के अंदर किसी ने आकर कहा कि मेरे साथ ये हुआ, इस शख्स ने किया है, तो उसको पकड़ लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन की आप मिसाल लें, आप 100 इल्ज़ाम किसी शख्स पर लगाएं, जब तक पुलिस अपनी तसल्ला नहीं कर लेती, अपनी एविडेंस इकट्ठी नहीं कर लेती, किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हमारे बिल्कुल यहाँ और सही। वहाँ पर फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ पुलिस हर शख्स को गिरफ्तार करने के लिए फौरी तौर पर तैयार होती है और ज़मानत का सारा जो मलबा है वो अदालत पर डाल दिया जाता है। आप जानते हैं कि बरतानिया के अंदर 99% ज़मानत जो है पुलिस स्टेशन से ही मिल जाती है। बिल्कुल सही। इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और प्रोसिक्यूशन जब ये समझते हैं कि किसी शख्स के खिलाफ ऐसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो उसको ज़मानत पर रिहा कर देते हैं कि पहले वो इकट्ठा हो जाए, फिर इस शख्स को हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये है, चूँकि पुलिस के अदरवाइज़ भी बड़े मकासद हैं, जिसको अक्सर मजाक में और कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में ये समझा जाता है कि आप आए हैं तो क्या लेकर आए हैं उनके लिए, और जा रहे हैं तो क्या देकर जा रहे हैं। बिल्कुल तो सही है। ये इसकी दुकानदारी मिसाल जो है, ये दुकानदारी जो है, फिर उसके अंदर आप समझते हैं कि एक बिजनेस राइवलरी भी होती है कि आज के दिन पुलिस स्टेशन ने क्या कमाया, कितना बिजनेस किया। तो इसलिए इसलिए वो जो शख्स भी उनके उनके नेटवर्क में आता है, वाईफाई नेटवर्क के अंदर आता है, वो बिला सोचे समझे, बिला देखे हुए उसको एक दफ़ा गिरफ्तार तो कर लेते हैं। डेफिनेटली अगर वो थाने आया है तो कुछ ना कुछ लेकर आएगा, और अगर जाना है तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो ये बिजनेस शेख जो है साहब, ना, इन मामलात में ये शख्सी मैं आज़ादी पे काफ़ी महंगा पड़ता है। मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी से कहूँगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, तो मुझे भी अपने प्रोग्राम के लिए ना कुछ मिर्च मसाला चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए कि लोगों की तवज्जो मैं ले सकूँ। सवाल, नूर मुकद्दम का केस, जज साहिबान केस को सुनने के बाद मुल्जिमान की ज़मानत देते हैं और अगले जज साहिबान मुल्जिम की ज़मानत को कैंसिल कर देते हैं। 12 मुल्जिमान को चालान में चार्ज किया जा रहा है, 18 को, और 12 मुल्जिम 12 गवाह मौजूद हैं। उसके बावजूद पुलिस मुल्जिमान को सहूलतें फराम कर रही है, तो इसमें कोई जादूगरी तो मैं समझ रहा हूँ नज़र आ रही है। ऐसा क्या मुमकिन है कि कोई बड़ा नाम कानून को हिलाने के लिए काफ़ी होता है? यकीनन होता है। फरीक अगर कोई इसी मुल्जिम को साबित कर देता है कि ये इस जुर्म में अ, कहीं ना कहीं से लिंक में मौजूद है और इनमें मुआवनत साबित हो रही है, तो वो उस सजा का हकदार है। इससे पहले मैं आपको आपका जो पहला सवाल है उसका मैं अगला पोर्शन आपको मैं बता दूं कि एक और केस बड़ा आपकी मीडिया पे हाईलाइट हुआ है, वो है मीनार पाकिस्तान हरासमेंट केस। जी, अगला वही था मेरा, आयशा चलें इकराम। फिर अगले उस पर चलते हैं बाद में। अब नूर मुकद्दम केस की तरफ आते हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो, जैसे मैंने पहले पहले अर्ज किया कि सिस्टम, जो जस्टिस सिस्टम है वो काफ़ी वीक है। मुद्दई हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ये उम्मीद लगा लेता है कि अभी और फौरन इंसाफ होगा, जो मुल्ज़मान मैंने लिखवाए हैं, जो मुल्ज़मान मैंने बताए हैं, उनको अभी सज़ा हो जाएगी। अब यहाँ मुल्ज़मान को रखने के लिए आपको मालूम है कि हमारा एक कल्चर है कि अगर जुर्म ए ने किया है तो कहते हैं बी को भी साथ रखो, सी को भी सबक सिखाना है, डी ई एफ उसके कज़न उनको भी पकड़ लिया जाए, जी एच आई उनके दोस्त हैं उनको भी साथ रख दिया जाए, आई जे के एल एम एन ओ पी सारे मोहल्लेदार हैं वो भी इनके साथ होंगे। तो ये पूरी ए बी सी एफ आई आर के अंदर रखवा दी जाती है। इसको आप इल एडवाइस कह लें, बुरी एडवाइस कह लें, बुरा प्रोसीजर कह लें, या हमारा एक कल्चर का हिस्सा है।
ऐसी हजारों एफआईआर हर साल दर्ज होती हैं जिनके अंदर गुनाहगार तो एक शख्स होता है, लेकिन एफआईआर के अंदर अगर आप पढ़ें तो बाज़ औक़ात पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा मोहल्ला, पूरे पूरे रिश्तेदार जो हैं उनको इन्वॉल्व बदनीति की वजह से कर दिया जाता है। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जिस तरह नूर मुकद्दम केस में आपने कहा कि 18 मुल्ज़मान या 12 मुल्ज़मान उन्होंने एफआईआर में नामजद किए हैं। अब हकीकी तौर पर देखा जाए तो मुल्जिम जो है वो बेसिकली एक ही है, या उसके सहूलतकार, चूंकि ये जाती रिलेशन का और उसके बाद उसके कॉन्फ्लिक्ट का और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो जाती रिलेशन का ताल्लुक है। ठीक है, दो शख्स का आपस में ताल्लुक था, वो नहीं चल सका और उसका रिवेंज और उसका रिजल्ट हमने देखा। लेकिन अब एफआईआर में या बाद में उसको ततीमा बयान कहते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं, बाज़ बात उसके अंदर वो ये करते हैं जी उसके बाप को भी दे दें नाम, उसकी माँ का भी दे दें नाम, और फिर उसके जो बाकी बहन भाई उनका भी नाम दे दें, और उनकी तरफ से अगर कोई बाज़ बात ये भी पता लगता है कि ख़ानदान में कोई वकील है, एक नया ट्रेंड है, ख़ानदान में कोई वकील है तो वो डेफिनेटली उनकी सपोर्ट करेगा, तो उसका नाम भी आप ऐड करवा दें। और सबसे बढ़कर ये है कि अगर उस ख़ानदान में, मुल्जिम ख़ानदान में अगर कोई सहाफ़ी है तो उसको टॉप पे रखा जाए ताकि उसको भी एक सबक मिल जाए, वो इस केस में पैरवी उनकी तरफ से ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपका मुकदमा तो दर्ज करवा देती हैं, उसको तफ्तीश भी स्टार्ट करवा देती हैं, लेकिन आपका मुकदमे को कमज़ोर कर देती हैं। उसकी वजह यह है कि फिर आपको बाकी जो गैर मुतल्लिका लोग हैं उनको काबू करने के लिए असल कहानी के साथ झूठ मिक्स करना पड़ता है, और उस झूठ के लिए आपके पास एविडेंस, आपके पास ऐसे ऐसे ज़राए नहीं मौजूद होते जिनको आप लिंक कर सकें। जब वो लिंक नहीं होता तो अदालतों के ऊपर ये बर्डन नहीं डाला जा सकता कि आप जो मर्जी झूठ बोलें, प्रोसिक्यूशन या पुलिस को साथ मिला के आप ले आएँ केस को, और फिर आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक पूरे के पूरे ख़ानदान को, पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे के पूरे गाँव को एक जुर्म शख्स जो करे उसकी सज़ा के बदले सबको लटका दिया जाए। तो ऐसा अदालतों के ऊपर बर्डन जो है वो नहीं डाला जा सकता और ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। नूर मुकद्दम केस में अगर एक या दो मुल्ज़मान होते, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि उसके वालिद का क्या रोल था उसके अंदर, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है मेरे नज़रिए से, बाकी मुलाजमीन का क्या रोल है कोई समझ नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सारे अबैटमेंट में तो आ सकते हैं, सहूलतकारों में तो आ सकते हैं, लेकिन बतौर मेन मुल्ज़िम नहीं होंगे, और इनको सजा इनके अपने जुर्म की हद तक ही मिलनी है। और इसमें आप एक और चीज देखें कि ये कत्ल का मामला है, कत्ल के मामले में आपने जो भी आपने हमराही मुल्ज़मान को रखना है, उन सब की कॉमन इंटेंशन और कॉमन जो है पर्पज एक होना चाहिए। क्या ऐसा था कि उसके वालिदैन जो हैं उनकी ये इंटेंशन थी कि इस खातून को कत्ल कर दिया जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये भी हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि ये कत्ल का मकसद से ये शख्स को कार्रवाई करने जा रहा है। मुलाज़मीन जो हैं उनको क्या ये मालूम था, या उनकी ये इंटेंशन और इसके अगराज़ व मकासद उनके जहन में थे कि वो अगर उस शख्स की मदद कर रहे हैं जो कत्ल करने जा रहा है तो इनका भी उसमें मकसद कोई शामिल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक शख्स अपने मुलाजिम को कहता है कि मुझे किचन से छुरी ला कर दो, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि किचन में जाने वाला मुलाजिम जो है उसका कत्ल का कोई इरादा था? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उस छुरी जो लेके आया या छुरी जिसने बनाई है, अगर ये कहा जाए कि उस फैक्ट्री मालिक को पकड़ लिया जाए साथ, क्योंकि उसने छुरी बनाई थी, तो ये भी वही मामला बनेगा। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है मुकदमा दर्ज कराते वक्त कि वो जो वाक़यात हैं उनको ठीक ठीक और जो मुल्ज़मान हैं उनको दुरुस्त तौर पर नामज़द करे ताकि मुकदमात का फ़ैसला हो। आपको एक लतीफ़ा मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली मुकदमात के हवाले से ही, कि एक बहुत बड़ा परसेप्शन अब ये हमारे जस्टिस सिस्टम में प्रिवेल कर रहा है, वो ये कि मुकदमे के जो असल हक़ाइक़ हैं, सच और झूठ, दोनों पार्टियों को तो पता होता है, और अगर पता नहीं होता तो वो जज साहब को नहीं पता होता, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती हैं कि वो कितना झूठ बोल रही हैं और कितना सच बोल रही हैं। और तवक्को ये करते हैं सारे लोग कि जज साहब इंसाफ करेंगे। जिसको बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता है
मैं बतौर मुल्ज़िम वकील जाऊंगा तो मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि मेरा मुल्ज़िम जो है, मैं कोर्ट की हेल्प नहीं कर रहा इंसाफ कायम करने के लिए, मैं सिर्फ मुल्ज़िम की हेल्प कर रहा हूं उसको बचाने के लिए। तो मैं उसे गजब। इंतहाई शरीफ इंसान साबित करूंगा। और इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील आते हैं, प्रोसिक्यूशन खड़ी होती है, शहादतें देते हैं, कुरान पाक पर हलफ देते हैं, वो भी ये नहीं सोचते कि हमने 16, 17, 18 मुलजमान को बीच में रखा हुआ है और कुरान के ऊपर हलफ देकर वो ये झूठ बोलते हैं कि ये सारे इन्वॉल्व थे, इन सब ने ये कुछ किया। तो अब आप देख लें कि फिर जज की कितनी भारी जिम्मेदारी हो जाती है इस जस्टिस सिस्टम में रहते हुए, जहाँ पर पुलिस भी अपनी नाअहली जो है वो सामने रखती है, वकला के मामलात भी आपके सामने हैं। हमारा जो मजमूई किरदार है वो बतौर मुल्जिम हो या मुद्दई हो, सारे पाकिस्तानी लोगों का किरदार जो मजमूई वो यही है कि अगर मुझे कोई गिला शिकवा राणा सरफराज साहब से है तो मैं पूरी पार्टी, पूरी पूरी उनकी जो फैमिली है, उन सबको सबक सिखाने के लिए एक ऐसा मुकदमा तैयार करवाऊंगा, करूंगा कि जिसके अंदर ये सब लोगों को सबक मिले। सही। मेरा एक तो छोटा सा सवाल है और एक आखिरी आयशा इकराम के हवाले से फिर प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। एक हमारे मलिक कराची से दोस्त हैं, हमारे एक ग्रुप है ओल्ड कराची, उसके मेंबर हैं। और उनके वालिद को पुलिस उठा के ले गई है। उनके एक भाई ने चेक दिया था जो बाउंस हो गया, भाई की डेथ हो गई। अब जो मुद्दई है उन्होंने पुलिस से साजबाज करके वालिद को उठा लिया है। तो क्या लवाहिकीन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है मुतालिकीन के खिलाफ, जिनके पास गो के अगर रिकवरी की कोई पैसे हैं भी है तो क्या उनसे लिए जा सकते हैं मरहूम के खाते में? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं, उनकी पूरी फैमिली। जी, आवाज नहीं आई सर। जी, मैंने अर्ज किया कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन के और बाकी मामलात के जो बड़े बड़े इल्जामात हैं, वो कभी यही है। आपने सुना कि उनके भाई को उठा लिया हो पुलिस ने, उनकी किसी बहन को, उनके किसी और रिश्तेदार को उठा लिया हो? तो ये सिस्टम नहीं। पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि साइकिल चोर के खिलाफ जो है वो बड़ा एक्टिव होता है, लेकिन अरबों रुपए की करप्शन करने वाले के खिलाफ ये सिस्टम जो है वो नाकारा है और इस काबिल सही। नहीं है कि उसको सजा दे सके, उसके ऊपर कार्रवाई सही। कर सके। सही। मेरा आखिरी अब जो सवाल। सवाल है जिस हद मैं तक हमारा उसके अंदर, जी, उसके अंदर मैं उन्हें बता दूं कि इनके वालिद के खिलाफ कोई भी, या इनके खिलाफ कोई भी केस ना मुकदमा दर्ज हो सकता है, ना इनसे रिकवरी हो सकती है। लेन देन का मामला, चेक का मामला जिस शख्स के साथ था वही जिम्मेदार है। ठीक है, ये बिल्कुल फौरी सही। तौर पर उस पुलिस अफसर के खिलाफ एप्लीकेशन दें, अपने वालिद को रिहा करवाएं। अगर वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून के मुताबिक एफआईआर के अंदर दर्ज नहीं है, सच्ची या झूठी, वो बाद में, अगर दर्ज नहीं है, अगर एफआईआर में नाम है उनका किसी भी हवाले से, किसी भी रोल के हवाले से, तो उसकी जमानत कराएं फौरी तौर पर। अगर नहीं है तो ये सेशन जज को दरखास्त दें और अपने वालिद को वहां से इलीगल डिटेंशन से रिहा करवाएं। हाई कोर्ट भी सही। डायरेक्ट जा सकते हैं ये, और इस मुकदमे में अपने ऊपर हरासमेंट के जो इल्जामात हैं, जो इनके ऊपर हरासमेंट क्रिएट की जा रही है, उसको फौरी तौर पर रुकवा दिया जाएगा अगर ये डायरेक्ट हाई कोर्ट केस को लेके जाते हैं। सही। आखिरी सवाल। आयशा इकराम और रैम्बो कितने कसूरवार हैं उनके मुकाबले में जो 6 मुल्जिमान आइडेंटिफाई हुए, और इसमें इनको कानून किस पैराए में सजा देने का समझता है कि इनमें से ज्यादा सजा के हकदार ये है? मैं आपको इस केस में इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, तो उस केस को मैं किसी हवाले से मॉनिटर भी कर रहा हूं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूं मैं, अच्छा, माशाल्लाह। कि उसमें सूरत हाल ये है कि हम छोड़ देते हैं फिलहाल कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं है। जो जी, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि पुलिस ने मीनार पाकिस्तान की सराउंडिंग में जितने भी थाने थे, सब थानों ने अपने अपने गली और सड़कों के बाहर नाके लगाए, और जो आपके जैसे और जो मेरे जैसे शरीफ लोग वहां से गुजर रहे थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। और तकरीबन 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मुकदमे में।
वाह। किस बुनियाद पर? सीडीआर की बुनियाद के ऊपर। जिस जिस भी शख्स का मोबाइल वहां से गुजरते हुए उस रेंज में आया, उस टावर की रेंज में आया मीनार पाकिस्तान की, इन्होंने उस शख्स की डिटेल निकाल के उसको कॉल की है। वो कॉल से अगर पहुंचा है ठीक है, नहीं तो फिर चादर और चार दीवारी को बाला ताक रखते हुए घर में छापा मारा है और उसको उठाकर ले आए हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो भी आएगा कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। तो इस वक्त तो मीनार पाकिस्तान इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। उस मुकदमे में काफ़ी अराउंड और सराउंडिंग के थानों में खुशहाली के दिन चल रहे हैं। मल्टी मिलियन डॉलर केस बन गया। हाँ जी। बाकी अब छोड़ दें, अब क्या होता है उसमें। सही। सर आपका बहुत शुक्रिया। हम आज मेरा ख्याल तवील प्रोग्राम हो गया। अल्लाह आपको अजर दे, और यकीनन जिन्होंने सवाल भेजे उसमें उनके लिए कोई ना कोई क्लू मिला हो, उनको आसानी मिली हो। आपकी कोशिश जारी है, और मेरी बिसात ये है कि हम किसी न किसी को कहीं ना कहीं अगर कोई मदद फराम कर सके फ्री, तो यकीनन हमारी तरफ से एक कोशिश है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।